बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज पोर्शन से है। थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत कर दूं कि एक्सरसाइज में बेटा बुनियादी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के तौर पे शामिल होते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बुनियादी तौर पे ये रीजनिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। तो इनके जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका आंसर 3 लाइनों से लेके 5 लाइनों तक महदूद करना होता है। ये नहीं कि 8-10 लाइनों तक बढ़ता जाए, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो हमने आंसर देना है उसमें येस और नो नहीं देना, बल्कि येस और नो के साथ उसके कोई ना कोई रीज़न भी बयान करनी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, और ये हमारे कुछ क्वेश्चन जितने भी होंगे ये टेक्निकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 किस चीज़ से मुतल्लिक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बुनियादी तौर पे अगर आप अपनी बुक में देख रहे होंगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया होगा कि डिफ़ाइन द टर्म्स, इन टर्म्स को डिफ़ाइन करें, जिसमें एक टर्म्स का नाम होगा यूनिट वेक्टर, दूसरा नाम होगा पोजीशन वेक्टर और तीसरा नाम क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। ये हमारी उस बुक के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं कि इस बुक्स के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस मौजूद हैं उनको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या है। तो बेटा ये बेसिकली वही आर्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो यूनिट वेक्टर में आप पढ़ेंगे द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड नो यूनिट, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती मगर इसकी मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड 1 होती है, इसे यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, यूनिट वेक्टर ऊपर कैप का निशान होता है और इसको लिखते हैं वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर बी होता तो बी की वेक्टर को बी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते। इसी तरीके से बेटा अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करें तो मैं यहाँ थोड़ा टाइम लगाऊंगा क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। द वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन्स। बस ये डायग्राम थोड़ी सी देखेंगे, ये हमारा पैसिक ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये इसका क्या है, एक्स एक्सिस है। इस ओरिजिन से ये पॉइंट जो इस वक्त मैं फ़र्ज़ करें ए और बी से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो ये ए और बी इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर आर को, और ये आर क्या है, पोजीशन शो करता है किसकी, इस पॉइंट की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ओरिजिन से इलांग एक्स एक्सिस मूव करें तो कितना फासला तय करेंगे, ए यूनिट, और इलांग वाई एक्सिस जाएंगे तो कितना फासला तय करेंगे, बी यूनिट। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें इलांग एक्स एक्सिस ए मूव करना है, इलांग वाई एक्सिस बी मूव करना है। तो फिर हम इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ए आई फॉर एक्स एक्सिस एंड बी जे फॉर क्या होगा, वाई एक्सिस। अगर बेटा यही वेक्टर 3 डायमेंशन में होता तो फिर हम इसमें ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट शामिल कर सकते थे और फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस क्या होगा, सी के। ठीक हो गया। अब इसके लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इसे पढ़ेंगे 2 डायमेंशन, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग 3 डायमेंशंस। अब आते हैं इस वक्त पे कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स क्या है। तो इसमें 2 डेफिनेशन हम आमतौर पे देखते हैं। द अफेक्टिव वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शंस, यानी किसी वेक्टर की वो कीमत जो एक ख़ास डायरेक्शन में मौजूद है और उसकी इफेक्टिव कीमत है। इट मीन उसके बगैर वो हमारा जो वेक्टर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम उसे नाम देंगे इफेक्टिव्स। दूसरा इंपॉर्टेंट या आसान तरीका समझने का ये है कि हम कह सकते हैं द वेक्टर विच मेड ए रिजल्टेंट, यानी वो वेक्टर जो किसी रिजल्टेंट को बनाने में किरदार अदा करता है। बस मैं लिखता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू आर, आर एक रिजल्टेंट है तो ए और बी के मिलने से आर बना, तो ए और बी उसके क्या होंगे, कंपोनेंट। जैसे कि ये डायग्राम में देखें, ए है, ये हेड टू टेल से बी है और रिजल्टेंट क्या है, आर है। तो ए और बी इस आर के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स कहेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की थोड़ा स्टेटमेंट को मैं शॉर्ट टाइम में जिक्र करूंगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि अगर हम 3 वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या उनका रिजल्टेंट 0 या नल वेक्टर आ सकता है। तो जवाब है कि यस, इस वक्त आ सकता है जब हम 3 वेक्टर को इस तरीके से ऐड करें कि वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में ऐड हो। इट मीन वो एक क्लोज शेप डेवलप कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि यस, हाँ ऐसा हो सकता है इफ़ 3 वेक्टर्स आर एडेड इन ऑर्डर फॉर्म, यानी तरतीब वही रहे, एक की हेड दूसरी की टेल, हेड टेल मिलता जाए और कौन सी शक्ल बने, ट्राइंगल की। तो 3 वेक्टर की जब ट्राइंगल बनेगी और वो तीनों एक ऑर्डर से में ऐड होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, नल होगा। इससे कंसेप्ट ये डेवलप कर लिया कि एनी क्लोज शेप, मीन स्क्वायर शक्ल हो, रेक्टेंगल शेप हो, अगर ऐसी कोई भी शेप होती है तो उसके ऊपर हासिल होने वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो नल या मैग्नीट्यूड के लिहाज से क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
ये हमारा बड़ा आसान से क्वेश्चन में हमने दो इससे पूछे गए। पहले से के मुताबिक ये पूछा गया कि अगर एक वेक्टर है कोऑर्डिनेट के लिहाज से किस कोऑर्डिनेट में लाई करे कि उसके दोनों कंपोनेंट क्या हो, नेगेटिव हो। पहले हम इससे जवाब लेते हैं। तो जब एक वेक्टर तीसरे कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा, अहम बात क्या है कि थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा, तो फिर उस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। जैसा कि ये देखें, ये वेक्टर तीसरे कोऑर्डिनेट में मौजूद है, इसका आर वाई और आर एक्स कंपोनेंट है। जरा आर एक्स को देखें, आर एक्स की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की तरफ है तो इधर एक्स नेगेटिव होगा, आर वाई डाउनवर्ड है तो नीचे वाई नेगेटिव होगा। इसका मतलब वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। वो पूछेगा कि वो वेक्टर्स कहाँ लाई करेंगे जब उनके दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हों। तो इसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट तलाश करने होंगे। अगर एक वेक्टर इस तरीके से लाई करे कि वो सेकंड में हो, फिर वही वेक्टर किस में लाई कर दिया जाए, फोर्थ में, तो जब सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो दोनों के जो कंपोनेंट हैं उनके साइन अपोजिट होंगे। वो ज़रा देखते हैं कैसे। ये वेक्टर्स देखें, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, ये वेक्टर किससे मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड वाले के दो कंपोनेंट हमारे पास, एक का नाम क्या है एक्स और दूसरे का नाम हमारे पास क्या है वाई। जरा गौर से देखें, एक्स इसमें क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और वाई क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव है। अब इसी तरीके से यहाँ देखें, इसके ये वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड है और एक्स कंपोनेंट इस तरफ है, इसका एक्स पॉजिटिव है, इसका एक्स क्या है, नेगेटिव है, इसका वाई पॉजिटिव, इसका वाई क्या है, नेगेटिव है। चूंकि ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये राइट साइड पे, ये किधर है, लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब वेक्टर जब सेकंड और फोर्थ के अंदर होंगे तो दोनों के कंपोनेंट एक दूसरे के क्या खड़े होंगे, अपोजिट होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि अगर हम चाहें कि किसी जगह के ऊपर रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड वेक्टर 0 आ जाए, तो ऐसे लाने के लिए अगर हम उसमें से किसी एक कंपोनेंट को 0 ना करें तो क्या ये मुमकिन है कि उसका रिजल्ट 0 आ सकता है। तो जवाब ये कि नो, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नॉट 0, उसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगी। कब, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ए एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। अब बेटा अगर इसमें से हम जी को 0 कर लेते हैं, वाई को 0 कर लेंगे, अगर एक्स को 0 नहीं करते तो क्या हमारा आंसर 0 होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से ये 0 कब मुमकिन है, जब हमारे तीनों कंपोनेंट यानी जितने भी कंपोनेंट्स वेक्टर के अंदर मौजूद हैं, अगर ऑल कंपोनेंट 0 हो जाएं या नल वेक्टर्स हो जाएं तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है, 0। तो ये बेसिकली हमारे पास उसका फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। अब जरा इसको देखते हैं कि बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नल देन द रिजल्टेंट आल्सो क्या होगा, नल। वो कहता है कि जब हम किसी वेक्टर के सारे कंपोनेंट नल ले लेंगे तो फिर उसका रिजल्टेंट भी नल होगा, अदरवाइज उसका नल रिजल्ट हासिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन, अगर आप बुक्स को देख रहे होंगे तो बुक्स का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हासिल करें तो क्या ये जो कंपोनेंट है वो अपने रिजल्टेंट वेक्टर से बड़ा हो सकता है, ये सवाल है हमारे पास। यानी मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें किसी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई, तो क्या ए एक्स की कीमत ए से बड़ी हो सकती है या ए वाई की कीमत ए से बड़ी हो सकती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो जवाब इसका ये बेटा, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड। कभी भी उसका कंपोनेंट उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा, तो इट्स मे भी, हो सकता है वो उसकी कंपोनेंट के बराबर हो सकता है उससे क्या हो, स्मॉलर हो। इसका मतलब ये निकला कि मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ए के दो कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, तो ए एक्स कभी ए से बड़ा नहीं होगा, ए वाई कभी ए से बड़ा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुमकिन है, ए एक्स ए के बराबर हो सकता है, ए वाई ए के बराबर हो सकता है, या फिर ए एक्स ए से लेस होगा, या ए वाई ए से क्या होगा, लेस। इसको ज़रा मैथमेटिकली थोड़ा देखेंगे, हमारा फार्मूला है बेटा। अगर फ़र्ज़ करें इसमें हम स्क्वायर लेते हैं तो ज़रा आसानी के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ए वाई स्क्वायर। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं वाई कंपोनेंट को 0 ही मान लूँ तो फिर ये दोनों कंपोनेंट मेरे आपस में देखें या तो इक्वल होंगे या एक दूसरे के ए क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे, अगर y 0 मानूंगा तो a और x आपस में बराबर हो जाएंगे, अगर y को 0 नहीं मानूंगा तो a क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि y अपना हिस्सा उसमें से शेयर कर लेगा। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब a स्क्वायर या तो ax से बड़ा होगा या ax के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस लिहाज से हमने एक रिजल्ट ये हासिल किया। इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी हम a y पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर या तो a y से बड़ा होगा या फिर ज़्यादा क्या हो सकता है, बराबर। तो बराबर कब होगा, जब y को 0 करेंगे तो a और ax बराबर हो जाएंगे, जब x को 0 करेंगे तो a और ay बराबर होंगे। बस ये मैक्सिमम शर्त है, इसके अलावा किसी सूरत में ax या ay में से कोई भी a से बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें यह कहा गया कि अगर हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हासिल करें और वो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकती है,
तो पहले हम इसके दो रीजनिंग देते हैं कि नो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जीरो नेगेटिव नहीं होगी। अब सवाल ये कि क्यों नहीं होगी, तो दो है। पहला है मैथमेटिक्स रीजन देखें, अगर हम इस मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखें तब भी ठीक है, अगर आप इसके ऊपर माड से लिखें तब भी आप लोग लिख सकते हैं। अब बेटा गौर करें, इसमें अगर ए एक्स नेगेटिव लिख भी दूँ या ए वाई को नेगेटिव लिख दूँ तो चूंकि स्क्वायर की मौजूदगी की वजह से मैथमेटिकली ये आंसर हमेशा क्या हासिल होगा, पॉजिटिव। इट मीन मैथमेटिक्स फार्मूले के अंदर स्क्वायर की जो मौजूदगी है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगी, और अगर कोई नेगेटिव कंपोनेंट होगा तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी रीजन समझिएगा, या फिर यह कि ये जो मैग्नीट्यूड होती क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज स्केलर। तो बुनियादी तौर पे किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होता है, और हम चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं कि स्केलर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि जब मैग्नीट्यूड को हम स्केलर के तौर पे लेते हैं तो जाहिर है वो पॉजिटिव ही हो सकता है। मसलन हम कोई फासला लेते हैं, कोई लेंथ लेते हैं, तो हम उसकी लेंथ कहें जी कि 10 मीटर है तो हर बंदा हमारी बात को मानेगा। हम कहें जी 5 मीटर है, वो मानेगा। अगर उससे कहें -5 मीटर है तो वो कहेगा ये क्या बात हुई। यानी उसका मतलब है कि नेगेटिव हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। जैसे टाइम को हम किसी को 2 बजे वो मानेगा, हम उससे कहें कि जी 2 बज के -2 बजे हैं, तो क्या वो इस चीज़ को मानेगा, हरगिज़ नहीं। इसका मतलब नेगेटिव जो है स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा चूंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्केलर होती है और स्केलर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लिहाजा वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहता है कि अगर हम 2 वेक्टर्स को ऐड करें और आंसर नल वेक्टर आ जाए तो आप ए और बी के कंपोनेंट के बारे में क्या राय रखते हैं कि वो कैसे होने चाहिए, जब उनका आंसर क्या आना चाहिए, नल। अगर ए के फर्ज करें 2 कंपोनेंट है ए आई और ए वाई जे, और बी के 2 कंपोनेंट बी एक्स आई और बी वाई जे, तो इस मैथमेटिक्स को लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू नल या ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब ए का कंपोनेंट यहाँ पुट करें, बी की यहाँ तो माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अब आई कंपोनेंट को आई से कंपेयर कर लें, बस ये देखें, इसका ए एक्स आई ऐसे है और इसका क्या है, बी एक्स है। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इधर आएगा ए एक्स, इधर से क्या आएगा माइनस बी एक्स। हमने आई को आई से कंपेयर कर लिया। फिर जे को कंपेयर करें इधर से इस जे के साथ, तो ए वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी वाई। इससे क्या साबित हुआ कि जिन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट नल वेक्टर आ रहा है वो तब आ रहा है जब दोनों उस वेक्टर्स के कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शंस है। तो नल वेक्टर आने की रीजन क्या है, द कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन। उसके सारे कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तब उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, नल के। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये सवाल पूछा गया है कि क्या ये मुमकिन है कि हम किसी एक वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाएं और दोनों कंपोनेंट के साइज आपस में या लेंथ आपस में बराबर हो। याद रखना मैग्नीट्यूड बराबर होगी, डायरेक्शन तो बराबर का वो सवाल नहीं पूछा गया। क्लियर होगी बात कि कौन सी जगह के ऊपर, कौन से एंगल के ऊपर एक वेक्टर को सेट किया जाए कि उसके दोनों कंपोनेंट की जो लेंथ यानी मैग्नीट्यूड बराबर आए। तो सो हमने इसके लिए कहा कि इट इज़ ए पॉसिबल ओनली, कि हाँ ये मुमकिन है। कब, व्हेन द वेक्टर्स मेक्स एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस। ये हमने एक वेक्टर ड्रा किया, कितने एंगल पे ड्रा किया, 45, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब अगर हम इसके कंपोनेंट हासिल करें, एक होगा ए वाई, दूसरा क्या होगा एक्स, जो मैंने रेड कलर से यहाँ दिखा दिए। तो ए एक्स और ए वाई इसके दोनों क्या है, कंपोनेंट है। अगर हम ये दोनों बराबर रखें तो क्या ये हमारा 45 डिग्री एंगल वाकई प्रूव होता है। हमने एक छोटी सी मैथमेटिक्स बनाई है कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए वाई। ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। साइन को और कास को डिवाइड करें, ए एक्स ए को ए से क्या करें, डिवाइड करें। तो साइन ओवर कास बराबर किसके है, टेन के। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर ए। तो बेटा इसमें अगर आप ए को ए से कैंसिल करें तो 1 बचेगा। रिजल्ट क्या बचेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1। अब थीटा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स 1। कैलकुलेटर से चेक करें तो टेन इनवर्स 1 की कीमत कितनी निकल आती है, 45। इसका क्या मतलब साबित हुआ कि जब हम 2 कंपोनेंट को बराबर रखेंगे तो एंगल डेफिनेटली कितना होगा, 45। ये दूसरे लफ्ज़ में कुछ यूँ पढ़ लें कि अगर एंगल 45 रखेंगे तो दोनों कंपोनेंट हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछा होगा कि क्या हम एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, क्या इज़ इट पॉसिबल कि एड्स वेक्टर विद स्केलर, क्या ये मुमकिन है। तो जवाब ये है कि बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा क्यों मुमकिन नहीं है, बिकॉज बोथ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट इन नेचर। उन दोनों की नेचर मुख्तलिफ है। एक नेचर अगर वेक्टर की लेते हैं और स्केलर की लेते हैं तो क्या फ़र्क होगा, तो स्केलर की नेचर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। और उसको ऐड करने के लिए वो जिस रूल को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं अरिथमेटिक्स। रूल को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक्स।
अब जबकि वेक्टर को पढ़ते हैं तो वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसको फॉलो करता है, डायरेक्शंस को भी, जो ऊपर वाला डायरेक्शन को नहीं लेता। तो फिर इसके रूल भी डिफरेंट होगा। रूट का नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। जब दो मुख्तलिफ कवानीन के मानने वाले हैं तो उनको हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। इसका मतलब जब इनकी नेचर मुख्तलिफ है तो सेम नेचर के वेक्टर्स चीज़ें ऐड होंगी, क्वांटिटी ऐड होंगी, डिफरेंट नेचर की क्वांटिटी आपस में ऐड नहीं होंगी। इस वजह से स्केलर को वेक्टर में हम ऐड नहीं कर सकते। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा। उसमें कहता है कि क्या हम जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जीरो क्या है, एक स्केलर मिकदार है, और नल वेक्टर क्या है, बेशक उसकी मैग्नीट्यूड जीरो मगर है तो वो वेक्टर। तो जब स्केलर और वेक्टर ऐड नहीं हो सकते तो जीरो और नल वेक्टर भी ऐड नहीं होंगे। बट शार्ट ऑफ क्वेश्चन है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ क्वांटिटीज आर द डिफरेंट इन नेचर। उसी रीज़न के तहत ये सवाल है कि इसकी रीज़न ये है कि नेचर मुख्तलिफ है, चूँकि जीरो की नेचर क्या है स्केलर, और नल वेक्टर की नेचर क्या है नल वेक्टर। इस वजह से वेक्टर और स्केलर आपस में ऐड नहीं होंगे, तो जीरो को नल वेक्टर के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम दो वेक्टर्स को किसी जगह पे ऐड करते हैं और उनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होती, उनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं, क्या उनका सम जीरो हो सकता है। तो ज़रा पीछे तरफ एक स्टेप जाए तो हमने पीछे एक बात ये पढ़ी थी, ज़रा इसका रिवर्स पढ़ें। सम नल वेक्टर या जीरो उस वक्त होता है विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब बात समझ में। अब इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ देखें, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उनको मैं ऐड करता हूँ या उनको ऐड करते वक्त इस तरीके से ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं रखता, तो क्या ये मुमकिन है कि उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाए। तो जवाब ये कि नो, देयर सम कैन नॉट बी जीरो या नल वेक्टर बिकॉज देयर सम कैन बी जीरो ओनली, क्योंकि ये जीरो उस वक्त हो सकता है इफ़ द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर 5 को 4 में हम माइनस करना चाहें, यानी 5 माइनस 4 करें तो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा 4 माइनस 5 करें तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो जीरो का पॉसिबल है 5 प्लस -5, 6 प्लस -6, 8 -8, रिजल्ट क्या आएगा जीरो। जीरो आने के लिए इक्वल का होना क्या है, ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको ज़रा देखते हैं। इसमें कहता ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी के नाम से विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, आपस में क्या है, इनके दरमियान थीटा किसके बराबर है, 90 का। अब जरा इस बात को समझना ये है कि अगर ए और बी को ऐड करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन सम, एंड द डिफरेंस मीन इनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो a माइनस बी। तो वो कहता है कि अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू आर लेते हैं और a माइनस बी इज इक्वल टू आर डैश लेते हैं तो प्रूव कर दें कि r और r डैश का जो रिजल्टेंट है दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, और फिर ये प्रूव करें कि इन दोनों r के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा कितने डिग्री का है। सो बेटा सिंपल सी बात है, r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये फार्मूला है। आप देखें कि हमने पीछे जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला इस्तेमाल किया, उसके मुताबिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहला रिजल्ट होगा। जब a और माइनस बी को करेंगे तो बेटा a स्क्वायर और क्या होगा, माइनस बी। जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था माइनस का स्क्वायर लेने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब जरा इक्वेशन 2 और 1 को आपस में कंपेयर करें तो आपको एक बात वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही होगी कि ये दोनों आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बाई मैग्नीट्यूड आपस में क्या आ रहा है, इससे। तो पहली बात प्रूव होगी कि r और r डैश बाई मैग्नीट्यूड r क्या है, इक्वल। यस। अब ज़रा इसको डायग्रामेटिक में देखना चाहते हैं, देखिए कि वो कैसे। ये बेटा वेक्टर्स है a, ये आपको नज़र आ रहा है। ये वेक्टर कौन सा है b, जब हेड टू टेल से ऐड करें तो ये इसका क्या होगा r। इधर हम इसको क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी। ओके हो गया जी। इसी तरीके से a उसी जगह मौजूद है और b का नेगेटिव लेते हैं। जो नेगेटिव होता है वो हमेशा किस सिमत में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब बेटा डाउनवर्ड लेंगे तो ये माइनस बी बनेगा। अब ये जो रिजल्टेंट होगा इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा a माइनस बी। क्लियर। अच्छा अब जरा देखें, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 45, ये भी 45, ये 90 का है, ये 45, तो ये भी कितने का है, 45। इट मीन LOM के दरमियान एंगल कितना है, 45, तो NOM के दरमियान कितना है, 45। तो बेटा टोटल ये एंगल कितना बनेगा, 45 प्लस 45 विल बी इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, 90। इससे क्या प्रूव हुआ कि दोनों रिजल्टेंट की लाइन्स के दरमियान एंगल कितनी डिग्री का क्रिएट होता है, 90 का। इट मीन दोनों रिजल्टेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये थे आज के हमारे पहले 12 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन। अभी बाकी क्वेश्चन हमारे रहते हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।